स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स कंप्लीटली पढ़ लिया था, साथ ही साथ में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनो टिन कंपाउंड पढ़ा। देन हम लोग मूव किए थे ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, जो कि हम लोग उसका थोड़ा ब्रीफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड में पढ़ चुके थे, बिकॉज जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो हम लोग फॉर्म करते हैं उसमें एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दोनों होता है और उसका रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसमें एल्यूमिनियम में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ उसको अब हम लोग प्योरली ऑर्गेनो टाइटेनियम में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनो टाइटेनियम शुरू किए थे, एज यूजुअल हम लोग जैसे ही कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शुरू करते हैं 5 पॉइंट में पढ़ते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, सेकेंडली उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बनाया जाता है, बनने के बाद वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज, थर्ड अगर प्रॉपर्टीज शो करता है तो उस रीजन क्या है, उसके पीछे हम उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट दैट इज एप्लीकेशन पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनो टाइटेनियम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रिपरेशंस देख ली, प्रॉपर्टीज देख ली और स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखा। उसका लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट बचा था एप्लीकेशन पार्ट, जिसको मैंने बताया था कि नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और उसको पढ़ा था, तो मैंने वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया था कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपको हायर एजुकेशन में आप जैसे जैसे जाएंगे तो वहां भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, जिस पे लॉन्ग आंसर आपके ग्रेजुएशन में भी आएगा, साथ ही साथ सीयूईटी के एग्जाम में भी उसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। सबसे पहले है ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड आर लेबाइल एंड टेंड टू डिकम्पोज एट ए लोअर टेम्परेचर। याद करिए, मैंने बताया था ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड में -30 डिग्री -70 डिग्री तक होते थे, लेकिन जब हम उसको रिप्लेस करते थे, एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करते थे टाइटेनियम के साइक्लोपेंटाडाइन टाइप के स्पीसीज से, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता था, हमें वहां पर रूम टेम्परेचर तक स्टेबिलिटी देखने को मिलती थी। साथ ही साथ में या तो उनका एडक्ट फॉर्मेशन कर देते थे, तब भी वो रूम टेम्परेचर तक स्टेबल होते थे। उसका रीजन जस्ट अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी एडक्ट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D2 टाइप की, और 4 ये एल्काइल बनाता है TiR4, तो R4 है, एक हमारा CH3 मान लीजिए है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 4 होंगे तो कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। D2 पहले से है, इसमें हम लोग अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो हमें नई कन्फिगरेशन जो मिलेगी वो D6 मिलेगी, लेकिन ये भी अनस्टेबल होती थी, इसीलिए कंपाउंड डिकम्पोज करता है। लेकिन अगर इसको स्टेबल बनाना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन को D10 करना पड़ेगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है D10 से, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, एक कभी भी लोन पेयर होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसीलिए जब भी हम इस तरह के कंपाउंड की बात करते थे तो इसमें हम बात करते थे बाई पिरिडिल कंपाउंड, जो कि ये होता है 2 पिरिडीन को लिंक करके बनता है 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर देगा और दूसरा नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसमें ऐड कर दोगे तो आपको जो D6 में 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो D10 कंपाउंड मिलेगा, और इस तरह के एडक्ट इसीलिए हमारे स्टेबल होते थे। या ये बोल दीजिए, जब भी लेविस बेस वहां डाल देते थे तो भी स्टेबल, मतलब 2 अमोनिया जोड़ दीजिए, 1 पिरिडिल जोड़ दीजिए, या हमारा पिरिडीन जो होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 पिरिडीन जोड़ दीजिए। ओवरऑल हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, वो हमने देख लिया है। साथ ही साथ में है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल टाइटेनियम कंपाउंड्स आर रिलेटिवली स्टेबल। क्यों होते हैं, मैंने बताया था, वीक पाई एक्सेप्टर भी होते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली सम ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट आर फाइंडिंग एक्सटेंसिवली यूज, जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट। आप देख रहे हैं जितने सारे हम लोग अभी तक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको बता दें जो आज का मॉडर्न डे है हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं सब पॉलीमर का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ में हमको पॉलीमर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है या हर जगह पे हमें पॉलीमर का यूज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपने पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट, ठीक है।
ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड जनरेट इन सीटू। इन सीटू क्या होता है कि कोई चीज जब नेचुरल मिलती है, नेचुरल अकरिंग कोई चीज होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, इन विवो बोलते हैं। और कोई भी चीज लैब में जनरेट की जाती है तो उसे इन सीटू बोलते हैं। कभी भी फिर से सुनिएगा, जब भी कोई चीज नेचुरल अकरिंग होती है उसे इन विवो बोलते हैं, और कोई भी चीज अगर लैब में जनरेट की जाती है उसे इन सीटू बोलते हैं। इसी तरह की जैसे लैब्स वगैरह में पढ़े होंगे कि जो बेबी बॉर्न किए जाते हैं लैब्स टेक्निक्स में, ठीक है, तो वहां पर भी इन सीटू टेक्निक्स का ही यूज किया जाता है। आईवीएफ टेक्निक होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वहां पे भी जो बेबी का फॉर्मेशन होता है जैसे जनरली होता नेचुरल है तो वो तो इन विवो टाइप का हो गया। इन सीटू क्या होता है कि कोई भी हमारा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, लैब में बेबी की जनरेशन कराई जाती है जो कि लैब में होती है, इसलिए उसको इन सीटू बोला जाता है। सिमिलरली ये भी लैब में रिएक्शन जो कराई जाती है इन सीटू हो गया। बाय मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन सोल्यूशन। हाइड्रोकार्बन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए मोस्टली हाइड्रोकार्बन लेते हैं, क्योंकि इसमें मेटल के साथ जो ज्यादा पोर्शन होता है, क्योंकि मेटल का तो देखिए 5 एटम है, यहाँ पे 5 एटम है, तो 5 में से 4 कैसे है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, एक ही तो मेटल है, मतलब 80% चीज हमारी ऑर्गेनिक स्पीसीज है। और हमें डेफिनेशन पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में होगा, और ऑर्गेनिक कौन सा है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में ही इसकी रिएक्शंस कराई जाती थी। इसी की नहीं, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो लिथियम, इन सब का हम इसी में देखे थे। इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो स्टोर वगैरह भी हम सब किस में करते हैं, ईथर में या तो हमारे हाइड्रोकार्बन में। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यही हर बार लेते हैं, साथ में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम लेते हैं जो कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट का हमारा प्रिकर्सर होता है। हम लोग बार बार इसी के लिए बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इतने बार पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो ये आपका जो है मेन जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, इसको किस में रखते हैं, हाइड्रोकार्बन में। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल का जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, यही हम बात करते हैं कि क्या है, यही हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट की फॉर्मेशन करता है। बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात क्या करते हैं, यहां पर हमने इसकी बात कर ली, उसके बाद में हम बात करते हैं क्या बोला गया है, प्रोफिटली यूज्ड एज ए पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट ऑफ इथाइलिन। सिंपल सा है, वही जिगलर नाटा लिस्ट की इथाइलिन का यूज करते हैं। इसकी वेल मैकेनिज्म आज पढ़ेंगे। आज अभी तक हम बार बार पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के केस में भी पढ़ के आए थे, ये पॉलीमराइजेशन करेगा, इथीन से पॉलीथीन बनाएगा। अभी टाइटेनियम जब से पढ़ रहे हैं बार बार यही पढ़ रहे हैं कि ये पॉलीथीन बनाएगा, नोबेल प्राइज मिला, ये सारी बातें कर रहे हैं, बट कैसे बनाएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा मैकेनिज्म के साथ। साथ ही साथ में आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये 1950 में हमारा सबसे ज्यादा यूज करने लगे थे हम एल्यूमिनियम वाली स्पीसीज जो थी, मतलब ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड या ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड 1950 में इसका यूज होना शुरू हुआ था। मतलब ये पता चल गया था कि ये कैटालिस्ट की तरह यूज हो सकता है। उसके बाद इसको प्रूफ होते होते और सारी चीजें वेरीफाई की गई, जिसके बाद 1963 में जिगलर नाटा को 1963 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था इतने अच्छे काम को करने के लिए। साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम ए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम कंपाउंड इन कॉम्बिनेशन विद एन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम हैव आल्सो बीन एक्सप्लॉइटेड। बहुत सारे कंपाउंड, यही तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द CP2, मतलब इसके अलावा जो मेन हमारा बार बार मैं जिनको बोलता हूं कि ये मेन है, उसके अलावा भी कुछ कैटालिस्ट है जिनका यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। कौन सा है, CP2 TiCl2। बताया था कि ये क्या है, टी बेस रिएजेंट जैसे होता है वही है। यहाँ पे इसका और ET का होल थ्राइस, ये भी हमारा पॉलीमराइजेशन के लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे से 2 Cl को हटाया और 2 CP ग्रुप लगाया और आपको एक कैटालिस्ट मिल गया, ये भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सिमिलरली दिस कैटालिस्ट हैव फर्दर बीन मॉडिफाइड, इसको भी फर्दर मॉडिफाई किया टू इनहेंस द रिएक्शन रेट। मतलब सबसे पहले TiCl4 प्लस AlEt का होल थ्राइस जो कि मेन हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट था, उससे हमने क्या बनाया, CP2 TiCl2 प्लस AlEt का होल थ्राइस। ये तो यही सेम रहा, इतना सेम रहा, बस खाली 2 Cl से 2 CP। लेकिन इसके बावजूद फिर से इसमें हमने चेंजेस किए और हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने बनाया कि जो CP2 Ti था, Cl2 की जगह एक Cl और हटाया और एक ET इधर लगा दिया। मतलब यहां पर जो पहले वाला कंपाउंड था सबसे पहले TiCl4 प्लस
AlEt का होल थ्राइस। ये तो हमारा बेसिक था, ये बेसिक से हमने 2 एल्यूमिनियम हटाए और 2 Cp लगाए सबसे पहले। फिर क्या देखा, इसकी रेट तो बढ़ गई, फिर और रेट बढ़ाने के क्या किया, इसमें 2 Cp रहने दिए, इसमें AlEt3 ही रहने दिया, और यहां पे हमारा क्या है, Cl2 की जगह एक Et लगा दिया। देखिए ये वाला जो है यहां पे बोला गया है, साथ में El की Et का जो इथाइलिन ग्रुप थे उनको हटा के रिप्लेस करके यहां क्लोरीन लगाए गए। तो कुछ सिंपली है, आपको रिएक्शन को इनहेंस करना है तो आप ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड होता है, आप लैब में रिएक्शन लगाते हैं, सक्सेस हो गए तो इंप्लीमेंटेशन हो जाती है केमिस्ट्री में। अगर आपका केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने लगाया और अगर वो फेल हो गया, मतलब यूज नहीं हुआ, जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे वो नहीं मिला, तो वो डस्टबिन में चला जाता है, मतलब स्क्रैप हो जाता है, जितना केमिकल आपने लगाया वो वेस्ट। सिमिलरली जब ये चेक किया गया तो इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन किया गया, कुछ सब्स्टिट्यूशन की गई, देखा रे रेट बढ़ गई तो उसका यूज फिर होने लगा। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड जो है फिर से मॉडिफाई करके ये बनाया गया, और फिर और देखा गया कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ये हमारे पहले वाले से भी ज्यादा थी। अगर पहले वाले से ज्यादा थी तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने देखा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो क्या करेंगे, फिर इसी का यूज करेंगे, ना कि पहले वालों का, क्योंकि हम लोग सिंपली सबसे पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G चल रहा है, तो आप में से मैक्सिमम लोग 5G ही यूज कर रहे हैं, या अभी नहीं कर रहे हैं तो जल्दी ही करने लगेंगे। अब कोई अगर नया सेलुलर फोन खरीदने जाएगा तो 2G का इस्तेमाल नहीं करेगा, या 3G या 4G वाला नहीं लेगा, वो नया फोन कौन सा लेगा, जिसमें 5G सपोर्टेड हो। सिमिलरली जिनकी रेट फास्ट होगी, रिएक्शन अच्छी दे रहे होंगे, क्वालिटी ज्यादा हो रही होगी, तो हम उसका यूज करेंगे, प्रीवियस वालों का नहीं करेंगे। यही बताना था सबसे पहले। अब हम लोगों ने ये देखा है, अब बात करते हैं, एप्लीकेशन तो बात कर लिया, अब आती है मेन, कैसे हमारी मैकेनिज्म है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत सिस्टमैटिक दिखाया, बड़ा बड़ा बना दिया है, डायग्राम दिखाया, लेकिन समझने में कुछ नहीं, बिल्कुल इजी समझाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी मैकेनिज्म जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की। और इसको भी मैंने बहुत ही, मतलब आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ा दिया ऑर्गेनोमेटालिक्स में, बहुत ही कम जगह, मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग शायद 5 या 6 जगह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखाया होगा। सिमिलरली इस मैकेनिज्म के ऊपर, या आप कह लीजिए जहां भी जिगलर-नाटा कैटालिस्ट आए तो उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सिर्फ पूरी ओएमसी अभी कंप्लीट होने वाली है और सिर्फ आपको 4 से 5 जगह लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये 5 में से आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने जाएंगे तो इस 5-6 से एक क्वेश्चन मस्ट है, आना जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बार रिपीटेड पेपर्स आप उठा के देख लीजिए बच्चों, यहीं से क्वेश्चन मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। द फंक्शन ऑफ द जिगलर-नाटा कैटालिस्ट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, उससे हम लोग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, हमारा सॉल्वेंट होता है, यही बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और जनरली हेप्टेन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और उसमें से भी उनका नाम क्या है? हेप्टेन और पेंटेन ही मैक्सिमम लेते हैं। इन आउटलाइन हम लोगों ने लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इट इन्वॉल्व एल्काइलेशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। अब बताइए, ऊपर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दिया है और एक ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम दिया है, तो उसमें से हमारा डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? टाइटेनियम वाला है। तो उसका एल्काइलेशन करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, TiCl4 है, इसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। एल्काइल ग्रुप किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास है। तो एल्यूमिनियम से एक एल्काइल ग्रुप टाइटेनियम पे ट्रांसफर कराना, यही हमारा पहला स्टेप है, यही हमारा पहला स्टेप है। इट प्रोड्यूसेस द कैटालिटिक एक्टिव, कैटालिटिक एक्टिव ट्रांजिशन मेटल एल्काइल। क्या होता है? जैसे ही एक एल्काइल ग्रुप टाइटेनियम पे मूव करेगी तो जो हमारा स्पीसीज बनेगी वो कैसे होगी? कैटालिटिक एक्टिव हो जाएगी। कैटालिटिक मतलब जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करेगी, ये होगा। तो सबसे पहले स्टेप में ये टाइटेनियम, आप कहेंगे सर TiCl4 है, ये 5 क्यों लिखा और वैकेंसी भी लिख दी? क्योंकि यहां पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये हमने यहां देखिए क्या है, पॉलीमराइड जैसे नहीं होता है आगे Cl टाइटेनियम जुड़े हुए हैं, उस टाइप की लिंकिंग दिखाई गई है सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे लिंकिंग है। पैकिंग, जब आप किसी सॉलिड में जाएंगे, पैकिंग होता है, लिखते तो आप क्या हैं? लिखते तो NaCl है, लिखते तो NaCl है, लेकिन जब आप आगे चल के देखेंगे कि इसकी पैकिंग की वजह से एक जो हमारा Cl होता है, एक Cl होता है 12-12 सोडियम से जुड़ा होता है, और एक सोडियम 12 क्लोरीन से लिंक होता है, मतलब आउटर वो पैकिंग इफिशियंसी में है। सिमिलरली यहां पे है। अब होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज, कि ये वाला इथाइल हमारा इसके ऊपर मूव करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर मूव करेगा एक Cl इसके ऊपर मूव कर जाएगा।
क्यों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करिए, मैंने पढ़ाया था प्रिपरेशन में, सॉरी प्रॉपर्टीज में कुछ कार्ब मेटलेशन पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टीज की यही तो थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक थी इंसर्शन और एक थी रिडक्शन, यही 4-5 रिएक्शनें पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में, यहां पे वो देखने को मिल रही है। तो ईटी इस पे जाएगा, सीएल बाहर होगा, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और आपको स्पीसीज दिखेगी। ईटी यहां आया और सीएल यहां से इस पे चला गया तो इस जगह वैकेंसी हो गई, इस वैकेंसी पे ईटी आ गया तो यहां भर गया, तो यहां पे आपको जो स्पीसीज मिलेगी कुछ ये मिलेगी। अब सेकंड स्टेप क्या है? जो हमारी स्पीसीज जनरेट हुई जो कि एक्टिव है, द इथाइलिन बाइंड टू द वैकेंट साइट। अब हमारी आएगी वैकेंट, क्योंकि एक्टिव कंपाउंड मिल गया, यही तो बताया इसने। जैसे ही एल्काइल मूव करेगा जो कंपाउंड बनेगा वो एक्टिव कैटालिस्ट होगा, उसी से ही पॉलीमराइजेशन होगा। इथीन डालो, अब इथीन की लिंकिंग होगी हमारी एक्टिव साइट से, तो यहां पे हमारी एक्टिव साइट है, ये वैकेंट साइट है। हमने इथाइलिन डाला और इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क किया है, इस साइन को एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं। ये जो साइन होता है एस्ट्रिक होता है, इसको आप हैज बोलते हो, ये एस्ट्रिक होता है। तो इस एस्ट्रिक से इसलिए मूव किया है, आगे चल के दिखाएंगे कि ये वाला जो CH2 CH3 है ये मेटल से टूटेगा और ये यहां इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इंसर्शन रिएक्शन पढ़ी थी, इंसर्शन रिएक्शन यही पढ़ा था कि यहां से TiR ग्रुप था, याद करिए ये एग्जांपल दिया था, और CO इसमें इंसर्ट करना था और हमारी स्पीसीज क्या बनी थी? COR बन गई थी, यही स्पीसीज बनी थी ना। तो सिमिलरली यहां पे इंसर्शन टाइप का होगा, ये CH2 जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा, तो ये CH3 इधर से जुड़ जाएगा और दूसरा वाला यहां से मेटल में जुड़ेगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। ये लीजिए यहां पे हो गया। अब इसमें क्या है? इथाइलिन बाइंड टू द वैकेंट साइट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, इथाइलिन आएगा इसकी वैकेंट साइट से जुड़ेगा, ये रही ट्रांजिशन स्टेट, हमने बना दी आपके सामने। ट्रांजिशन मेटल की डॉट डॉट दिखाया है, मेटल की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट साइट में गए और जैसे ही वैकेंट साइट में जाएंगे तो आपको ये स्पीसीज बनती हुई दिखेगी। जैसे ही ये स्पीसीज बनती हुई दिखेगी तो थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे और यहां पे होगा द एल्काइल, मतलब इथाइल, ये वाले ग्रुप की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। द एल्काइल और इथाइल ग्रुप माइग्रेट टू द ओलेफिन, ओलेफिन नहीं जा रही है, यही बताना था और वेल मैनर में एक्सप्लेन करना है। आपको लगेगा कि ये उसके बीच में इंसर्ट करेगी, अरे ऐसा नहीं होता है। यहां पर ये तो लिंक होता है, सबसे पहले ये बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए ये बॉन्ड इधर से लिंक हो गया, इधर से ये टूट गया, तो इसकी तो मतलब जैसे सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, एक इसकी वैलेंसी खाली हुई, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन से टाइटेनियम से बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका भी ये इलेक्ट्रॉन खाली है और यहां से वैकेंसी भर गई, तो ये वाला यहां से टूट के इसमें जुड़ जाता है और जैसे ही जुड़ जाता है तो नई स्पीसीज बनती है। और अभी दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। ये लीजिए यहां पे मैं बता रहा हूं, देयर बाय फॉर्मिंग ए न्यू मेटल कार्बोनिल एल्काइल ग्रुप। ये जो हमारी स्टेट थी, आगे चलने के बाद हमने क्या देखा कि ये बॉन्ड तो यहां से बन रहा है इसके साथ, और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, साथ ही साथ में ये जो CH2 वाला कार्बन है यहां से हमें टूटता दिखाई देगा। यहां भी आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहां पे आप इसको सही कर लीजिएगा। ये टाइटेनियम है और ये डॉट डॉट है, ये CH2 है, यहां से ये टूटता दिखेगा, ये वाला टूटता दिखेगा, ये वाला बनता दिखेगा। तो एक आपको 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी, जिसमें ये वाला जो CH2 ग्रुप है इसके ऊपर आके लग जाएगा और ये इधर से जाके बाइंड, और इधर से तो ब्रेकिंग हो ही रही है और डबल बॉन्ड की भी ब्रेकिंग हो रही है। अगर मैं यहां नेमिंग में मेंशन करूंगा तो इसको लिख लीजिएगा यहां पे ब्रेकिंग, और बी का मतलब ब्रेकिंग, ये है फॉर्मेशन, यहां भी फॉर्मेशन और इसकी ब्रेकिंग। तो इन दोनों बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इनकी फॉर्मेशन हो रही है। तो आपके सामने देखिए रिजल्ट, जब यहां से ये आ रहा है, ये वाला बॉन्ड यहां से जाएगा, आप खुद आप बताइए, यहां से ये टूट रहा है तो यहां वैकेंसी जनरेट होगी। तो सबसे पहले मैंने वैकेंसी मान लीजिए बना लिया, यहां से ये बॉन्ड निकल रहा है तो वैकेंसी चली गई। अब ये वाला बॉन्ड तो बन ही रहा था, अब देखिए ये बॉन्ड तो बन ही रहा था, अब होगा क्या, ये यहां से बनेगा और ये टूट गया और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये CH2 और CH2, ये CH2 ये CH2 ऐसे है और ये वाला आके इस पे लग गया, तो इसीलिए ये वाला बाहर चला गया। एस्ट्रिक मार करने का बताने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है, ये जाके शिफ्ट नहीं हुआ है वहां। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। जैसे ही आगे वैकेंट साइट आई, अब आगे क्या होगा, आगे वही होगा सर। देखिए ये फिर से एक तरह का एल्काइल ग्रुप है, एक तरह से फिर से एल्काइल ग्रुप है, और यही एल्काइल ग्रुप तो हमारी एक्टिव कैटालिस्ट थी। ये देखिए यही तो हमारा एक्टिव कैटालिस्ट था, इसी में एल्कीन आई लिंक हुई,
सिमिलरली यहां पे फिर से हम अगर CH2 डालेंगे और यहां डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला इसमें डोनेट करेगा, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर से ये वाला इधर आएगा, ये इधर से लिंक होगा और ऐसे पॉलीमराइजेशन चलती जाएगी, वैकेंट साइट जनरेट होती चली जाएगी। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये जो है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन साइट इज अगेन जनरेटेड, बिल्कुल क्रिएट हो गई। ओलेफिन बाइंडिंग में आकर अगेन, बार बार अगेन जुड़ती रहेगी, जितनी मान लीजिए 100 ही है तो 100 तक तो जुड़ेगी, उसके बाद थोड़े जुड़ेगी क्योंकि अल्कीन नहीं है। फिर क्या है, द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देन कंटिन्यूज बाय सक्सेसिवली एल्काइल माइग्रेशन। एल्काइल ऐसे ही माइग्रेट करता रहेगा एल्कीन पे। देखिए यहां पे माइग्रेशन ही तो हुआ इसका ऐसे पे, तो वही चीज बोल रहा है, माइग्रेशन टू द ओलेफिन एंड ओलेफिन ऑक्यूपेशन ऑफ ए वैकेंट साइट। ये वैकेंट साइट पे जाएगा और इसका ओलेफिन पे मतलब एल्कीन पे ट्रांसफर होता रहेगा। सिमिलरली वन ऑफ द डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज द पॉलीमर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसिमेट्रिक एल्कीन इज स्टीरियो रेगुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा कि इससे जो स्टीरियो जनरेट होती है, इससे जो स्टीरियो जनरेट होती है वो स्टीरियो रेगुलर होती है। मतलब अगर हमने R कंपाउंड लिया, क्योंकि यहां तो स्टीरियो किसी में है नहीं, ना ही ये हमारा sp3 के एसिमेट्रिक सेंटर है, ना ही ये, लेकिन यहां पे अगर देखेंगे कि एसिमेट्रिक अगर कोई सिस्टम लेते हैं, अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी R स्टीरियो बन रही है तो पूरे पॉलीमर में आपको R स्टीरियो ही मिलेगी। अगर S स्टीरियो मिल रही है तो पूरे पॉलीमर में किसी भी कार्बन पे हो वो S ही रहेगी, ऐसी नहीं कि A पे R B पे S। जो स्टीरियो बन गई वो कॉन्टिन्यू रहेगी। और इवन एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहां एल्काइल R में था तो आगे जाके R में ही रहेगा, मतलब स्टीरियो चेंज नहीं होगी। उसी वर्ड को यहां बोला गया है, एसिमेट्रिक एल्कीन इज स्टीरियो रेगुलर। जो होगा वही कंटिन्यूअस चलता जाएगा। स्टीरियो रेगुलरिटी ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड सेम हाई डिजायरेबल प्रॉपर्टी। डिजायरेबल प्रॉपर्टी मतलब हम जो चाहते हैं वही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, उसकी वजह से अच्छा हो जाएगा। इसकी बात है फॉर एग्जांपल में दिया गया है यहाँ पे पॉइंट देन पॉलीइथाइलिन। इथिलीन की बात कर रहे थे लेकिन पॉलीइथाइलिन जो हम बात कर रहे हैं उसी का पॉलीमर जब बनता है तो पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। तो पॉलीइथाइलिन एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन। जो नायलॉन होता है उससे भी अच्छी और स्ट्रॉन्गर होती है हमारी पॉलीथीन, जब जिगलर नाटा कैटालिस्ट से बनाते हैं। लेकिन याद करिए जब हाई टेम्परेचर से बनाते थे तो लो डेंसिटी पॉलीमर मिलता था जो कि हमारा पुअर पॉलीमर होता था, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन है उसको शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता देते हैं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपके लिए कोर्सेज लाया है। साथ ही में फुल सेमेस्टर कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो उसका सीक्वेंस वाइज पैटर्न जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही लो प्राइसेस में। साथ ही में आपके यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके क्लास के जो कि ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो विज्ञान वृक्ष ने उन सबको कलेक्ट कर उनका वीडियो फॉर्मेट आपको दिया है जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, आप आसानी से क्रैक करें और आप आसानी से पढ़ाई करें। साथ ही साथ में हम लोग जो लिखते हैं पीछे स्लाइड्स में वो भी आपको मिलती हैं पीडीएफ की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट में, और साथ में आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, उन्हीं पीडीएफ की प्रिंट आउट से आप इजीली पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और समझना है तो साइड में लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका सपना है आईआईटी वगैरह से पढ़ने का या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का तो सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम जैसे कोर्स आपको परचेज करना है विज्ञान वृक्ष से। क्यों? उसका भी रीजन है क्योंकि बहुत ही एक सीक्वेंस मैनर में पढ़ने को तो आप बहुत कुछ कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में मोर देन सफिशिएंट होता है, यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बट जब आप किसी कोचिंग का वो लेते हैं तो उसमें आपको एक कंटेंट बहुत ही कंसाइज वे में मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है कैसे आपको पढ़ाई करना है। विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए बहुत ही लो कॉस्ट पे रखा है आईआईटी जैम का कोर्स, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना पैसे वगैरह की वजह से नहीं पूरा हो पाता है। तो आप उसमें पीछे ना रहें, इसलिए बहुत लो कॉस्ट में आईआईटी जैम का कंप्लीट सिलेबस रखा गया है। साथ ही साथ में आपको दी जाती है टेस्ट सीरीज ऑल ओवर इंडिया लेवल की, जिससे आप अपनी
तैयारियों की या प्रिपरेशन की चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल की रैंकिंग दी जाती है। कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। साथ ही साथ में अगर आपने मास्टर्स का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम हैं, जिनको देकर आप किसी भी इंडिया की गवर्नमेंट PSU में जाके आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, गेल बेल जैसी जगहों पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। ये ऐसी पोस्टें हैं जहां पे जाने का लोगों का सपना होता है, वहां पे विजिट करने का सपना होता है। आप इमेजिन करिए अगर आप वहां जॉब करते हैं तो आप कितने लकी हैं। लेकिन इसके लिए IIT गेट एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन विज्ञान वृक्ष ने उसको आसान बनाया है। पूरा कंप्लीट एक फॉर्मेट दिया है जिससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। विज्ञान वृक्ष ने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी है। हार्ड वर्क करने से बेटर है स्मार्ट वर्क करके आप एग्जाम क्रैक करिए। साथ ही साथ में आप में से बहुत बच्चे टीचर बनना चाहते हैं और उनका पैशन टीचिंग में है, तो टीचिंग के लिए जो है CSIR नेट जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो CSIR नेट अगर आप क्रैक करते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। साथ में विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए इसके लिए भी टेस्ट सीरीज दी है, जिसमें DPP असाइनमेंट वगैरह देती है। मतलब आप टॉपिक कवर करिए, साथ में उनके क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है। अगर आप CSIR नेट करते हैं, साथ में GRF हो जाता है, तो आप किसी भी PhD में अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD करने जाते हैं तो आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप मिलती रहती है। तो ये था हमारा विज्ञान वृक्ष का जो भी हम लोग कोर्सेज देते हैं, जितना भी अवेलेबल करा सकते हैं आपको उतना मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराते हैं। आप जाके तुरंत कोर्स बाई कर सकते हैं। चलिए, हम लोग देख रहे थे अपना एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहले जिगलरनाटा कैटालिस्ट की पूरी मैकेनिज्म देखी है। अब हम लोग देखेंगे एंटी कैंसरस ड्रग्स, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट होगा थिन फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। यह क्या होता है बता देता हूं। एंटी कैंसरस ड्रग्स कौन सी होती हैं? आपको याद होगा मैंने बताया था CP2Cl2, अभी जस्ट देखा है। ये जो है ये भी किसमें पॉलीमराइजेशन का भी काम आता है, लेकिन इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है क्या है, ये ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों ने लिखा था CP2TiCl2, जिसकी रिएक्शन याद होगा कैसे कराई थी। CP ये लिया था, CpNa लिया था प्लस TiCl4 लिया था। तो यहाँ पे 2 ही इसको रिप्लेस कर पाए थे और रीजन भी बताया था, टाइटेनियम का बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो 2 ही रिप्लेस होते हैं। इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो आपको यही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2 CP इधर आएंगे, पूरे चारों Cl रिप्लेस नहीं होते थे। ये मैंने बताया था। तो यही होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है यही होता है एंटी कैंसरस। कैंसरस जो कैंसर डिजीज होती है उसके यूज में, मतलब जो मेडिसिन यूज होती है वो हम लोग इसका भी यूज करते हैं। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स हैव बीन टेस्टेड एंटी कैंसरस ड्रग। एंटी कैंसरस ड्रग टाइप की होती है डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड, जो कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स मैंने ड्रॉ किया था। हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। लिम्फॉइड क्या होता है? लिम्फ होती है बॉडी में, जैसे ब्लड होता है उसी तरह लिम्फ होता है। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर होता है। रिसेंटली सम ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ CP2, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसी का ही सब्स्टिट्यूटेड। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पॉलीमराइजेशन में जैसे सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, सिमिलरली यहां भी इसका सब्स्टिट्यूशन करके 2G से 3G से 4G आए, फिर 5G पे आ गए। सिमिलरली इसका पहले किया जाता था। अब जो कॉम्प्लेक्स यूज किए जा रहे हैं वो क्या है? CP2Ti। Cl की जगह पे हम दूसरी मोइटीज ले लिए हैं। दूसरी मोइटीज OCOR। क्या है ये? OCOR है, और यहां पे हमारा टाइटेनियम है, इधर CP2 है, और यहां भी OCOR है। अब ये R ग्रुप क्या हो सकता है? H हो सकता है, यहां पे लिखा है मैंने, H भी हो सकता है और Me हो सकता है। H होगा तो एसिड हो जाएगा, Me हो जाएगा तो ईस्टर हो जाएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, इसका रिजल्ट। लेकिन एक चीज और देखनी है, जब आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ट्रांस इफेक्ट नाम का वहां पे हमने पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है आपको ट्रांस इफेक्ट। तो वहां पे एक कंपाउंड बनता था जिसका नाम था सिस्प्लेटिन, और सिस्प्लेटिन भी मैंने बताया था कि इट हैव एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। तो वही एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज उसके पास, वही इसके पास, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था इट इज मोर इफेक्टिव देन दिस, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट एंटी कैंसरस इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड इज लोअर
लोअर होती है किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू सिस्प्लेटिन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। थर्ड है थिन फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। ये थिन फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल क्या है? ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कोटिंग। कोटिंग के लिए यूज किया जाता है फॉर और कौन सी होती है? टाइटेनियम कार्बाइड। ये होता है टाइटेनियम कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है? कार्बन का, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का फॉर्म टाइटेनियम कार्बाइड। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका यूज करते हैं टाइटेनियम कार्बाइड। ये देखो लिखा भी है TiC इज अ वेरी हार्ड एंड हैव अ वेरी क्लोज वैल्यू ऑफ 9 to 10 MHOS। ये MHOS क्या होता है? एमओ स्केल इसे बोला जाता है। एमओ स्केल जो डायमंड के लिए टेस्ट की जाती है, एक तरह का पैरामीटर है। जैसे आप लेंथ को किस में मीटर करते हैं? मीटर, किलोमीटर, इसमें मेजर करते हैं। वेट को किस में करते हैं? केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं। दूध और पानी ये सब मिलीलीटर, लीटर इसमें करते हैं। सिमिलरली जब हम इनकी बात करते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनको MHO उसमें देखते हैं स्केल पे। तो जब डायमंड को देखा जाता है तो वो 10 होता है। सोचिए इतना स्ट्रॉन्ग डायमंड बोला जाता है, हार्डेस्ट मटेरियल, वो 10 MHO स्केल पे 10 होता है। सिमिलरली जब हम इसको भी देखते हैं टाइटेनियम कार्बाइड, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नियर अबाउट 9 to 10 MHO इसकी भी स्केल पे वैल्यू आती है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे TiC इज ए यूजफुल एब्रेशन रेजिस्टेंट। जैसे ये बोर्ड है, पे अगर बहुत सारी खरोच वगैरह लगाई जाए तो नहीं लगेगी। ये हमारा इसमें बोला गया, स्क्रैच हो गया और कुछ भी तोड़ना फोड़ना है तो एब्रेशन रेजिस्टेंट होगा। साथ ही साथ में इसका यूज हम किस में करते हैं? लाइनिंग ऑफ फ्यूजन रिएक्शन वेसल्स। फ्यूजन रिएक्शन जिसमें भी हम लोग फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, जिनमें ड्रास्टिक कंडीशन जनरेट हो जाती हैं, तो उनके वेसल्स को कोटिंग करने के लिए काम आता है। कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। सिमिलरली कटिंग टूल्स, जैसे आप सुने होंगे कई बार कि ग्लास को काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? डायमंड्स का। तो सिमिलरली इसका भी यूज किया जाता है कटिंग ऑफ टूल्स। ठीक है, कटिंग टूल्स की तरह इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी डायमंड की कितनी है? 10 MHO स्केल पे है, इतना हार्ड है। सिमिलरली ये भी तो 9-10 के आसपास है, तो ये भी उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए ये भी कटिंग की तरह यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में, बियरिंग्स में भी यूज किया जाता है। और इसका जो हम लोग कार्बाइड है, मतलब टाइटेनियम का कार्बाइड है, ये ऑर्गेनिक प्रिकर्सर से हम लोग निकालते हैं। तो ओवरऑल हमारा ये फिल्मिंग की काम में आता है, मतलब किसी चीज की कोटिंग की काम में आता है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड इन नेचर। यहां पे पढ़ लिया इट इज एंटी कैंसरस इन नेचर। और एक प्रॉपर्टी हम लोग यहां पढ़ चुके थे, पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट। तो ऑर्गेनो टाइटेनियम की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने आपके सामने रखी हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड आपके सामने लेकर जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच।